हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 22 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 20 अगस्त को मनाया गया अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मच्छर दिवस। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने वाराणसी में देश की पहली रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक के साथ समझौता किया है। चुनाव आयोग ने 6 महीनों में चुनाव प्रणाली को मजबूत करने के लिए 28 सुधार पहलों की घोषणा की है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा अभी आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। सिंसिनाटी ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्काराज ने। महिला एकल का ईगा स्वेतक ने जीता है। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आवर्जन काउंटरों के स्थान पर एआई संचालित यात्री गलियारा कॉरिडोर शुरू किया हुआ है। इसके अलावा पराग अग्रवाल, जो कि ट्विटर के पूर्व सीईओ थे, इन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, पैरेलल वेब सिस्टम। यूपीआई पर P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से बंद कर दी जाएगी। 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में रिवीजन किया है। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है डिटेल वाली और इसका क्विज सॉल्व करना है तो बिल्कुल फ्री में आपको एमजेटी ऐप पर दिया जाता है। यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाती है। पीडीएफ आप रात को 9 बजे डाउनलोड कर सकते हो डेली करंट अफेयर की टेलीग्राम चैनल से। अपने एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए टेलीग्राम पर और चैनल को ज्वाइन कीजिए। रोजाना रात को 9 बजे आपको पीडीएफ भेज दी जाती है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को 30 दिन से ज्यादा की सजा पर पद त्याग करना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद में इसको लेकर के खूब घमासान मचा। साथियों, केंद्र सरकार ने अभी इस बार के मानसून सत्र के लास्ट चरणों में, मतलब अब मानसून सत्र खत्म हो गया है, 21 जुलाई से शुरू हुआ था और 21 अगस्त तक था, तो अब मानसून सेशन खत्म हो चुका है संसद का। लेकिन जाते जाते संसद में केंद्र सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जो कि था 130वां संविधान संशोधन बिल। 130वां संविधान संशोधन बिल जो है ये प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए था और राज्यों के भी मंत्रियों को हटाने के लिए था। कब हटाने के लिए? अगर वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, अगर उनको 5 साल से ज्यादा की सजा दी जाती है तब। कल मैंने आपको इस पर एक वीडियो दी थी, पीएम और सीएम जाएंगे जेल करके। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से इन तीनों बिलों के बारे में बताया था। एक्चुअली में ये एक ही उद्देश्य से 3 बिल लाए गए थे, मतलब सबका उद्देश्य एक ही था कि किस लिए लाए जा रहे हैं, लेकिन 3 बिल लाए गए थे। और इन 3 बिलों के माध्यम से ये बताया गया कि अगर अब आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो या राज्य के कोई मुख्यमंत्री हो या राज्यों का कोई मंत्री हो, तो अगर इन पर कोई भी आरोप ऐसे लगते हैं जिन पर सजा होती है उनको और जेल होती है, तो 30 दिन से ज़्यादा की जेल अगर वो रहते हैं, 30 दिन के पहले जमानत नहीं करा पाते हैं और सज़ा उनकी ऐसे केस में होती है कि 5 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई हो, तो ऐसे में उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 30 दिन तक रह सकते हो मैक्सिमम। 31वां दिन जैसे ही आएगा वैसे ही आपकी सारी पावर खत्म हो जाएंगी। उससे पहले आप इस्तीफा देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं दिए तो 31वें दिन स्वतः ही इस्तीफा आपका मान लिया जाएगा और आपका पद खत्म हो जाएगा। तो संसद ने 3 बिल जो इंट्रोड्यूस किए हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा में, इन तीनों बिल को सुन लीजिए। एक एक करके आने वाले 3 क्वेश्चन में मैं आपको इसको सबको बताऊंगा, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन से, तीनों बिल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये पहला था 130वां संविधान संशोधन बिल, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरेटरीज बिल और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। इन तीनों को अभी आने वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आया एक ही उद्देश्य है, ध्यान रखिए, ये तीनों ही बिल, इन तीनों का ही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन सबको आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण सजा पाए हुए को हटाना। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर 5 साल से
या कम से कम 5 साल या उससे अधिक की अगर जेल होती है, ऐसा कोई अगर वो लगता है एक्ट, मतलब ऐसा कोई धारा लगती है जिसमें सजा सुनाई जाती है, तभी ये होगा। ठीक है। दूसरा चीज, 30 दिन के अंदर अगर जमानत पर बाहर नहीं आ पाते हो तब ये होगा। अगर 30 दिन के अगर सजा सुनाई गई, जेल गए, लेकिन आप 29वें दिन ही बाहर आ गए जमानत पर छूटकर, तभी भी लागू नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं आ पाए 30 दिन तक, तब इस्तीफा देना होगा। अच्छा, इससे पहले आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में जब वो 156 दिन तक जेल में रहे थे, 6 महीने से ज़्यादा का, तो लगभग 6 महीने का, तब भी उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा था। तब तक वो मुख्यमंत्री थे और उस टाइम पर क्योंकि कोई ऐसा प्रावधान था ही नहीं, इसलिए कोई भी उनको उनके पद से हटा नहीं सकता था। हाँ, एक मोरल वैल्यू को देखते हुए रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि इस्तीफा दे दो। अब तक जितने भी लोग गए जेल, तो वो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया करते थे अपने मतलब पब्लिक को खुश करने के लिए, एक मोरल वैल्यू के हिसाब से। आपने देखा था लाल बहादुर शास्त्री पर जब लगा था आरोप, मतलब उनके टाइम पर रेल दुर्घटना हुई थी, सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा कई मंत्री रहे, नीतीश कुमार जी हुए और बहुत सारे लोग हुए। तो इसके अलावा झारखंड के हेमंत सोरेन हुए, इन्होंने भी जब इन पर सजा हुई तो ये जाने से पहले इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन केजरीवाल नहीं दिए थे और ये वहाँ पर 6 महीने तक जेल में रहे और जेल से ही मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि कार्य नहीं कर पा रहे थे, कोई फाइल वगैरह पर सिग्नेचर नहीं कर सकते थे, कोर्ट का आदेश था, लेकिन इस्तीफा नहीं दिए थे। इसको देखते हुए यहाँ पर ये लाया गया था। ऐसे ही तमिलनाडु के एक मंत्री थे सेंथिल बालाजी, ये भी 8 महीने तक जेल में रहे थे, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए थे। तो ऐसी चीज़ें और आगे ना हो, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल सेट हो गया था, सब ने ये जान लिया था कि भाई अगर कोई भी आरोप लगेगा इस्तीफा तो नहीं देना है ना। क्योंकि आपने देखा था ना कि हेमंत सोरेन वाले केस में क्या हुआ था कि हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके गए थे अंदर। उसके बाद जब बाहर आए तो पता चला चंपई सोरेन उनसे ही बगावत कर गए थे। चंपई सोरेन आगे चलकर बीजेपी में शामिल हो गए, उनके विपक्ष पार्टी में शामिल हो गए। फिर बाकी राज्यों ने ये समझा कि नहीं यार, ये केजरीवाल मॉडल सही था कि मतलब अपना खुद पर बने रहो, इस्तीफा ना दो, वो चलेगा। अगर किसी को थमा करके अंदर जाएंगे तो पता लगे बाहर आते आते फिर वो अपना पद छोड़ने को ही ना तैयार हो, तब क्या होगा। तो इसलिए केजरीवाल मॉडल को और लोग ना अपनाएं, इससे पहले केंद्र सरकार ने ये बिल हिला दिया। क्लियर। अब इसमें क्या क्या संशोधन किए जाएंगे इसको भी देख लो। तो इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद, क्योंकि ये 130वां संविधान संशोधन है, तो इसमें इसको कानूनी ढांचा बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। 130वां संविधान संशोधन बिल के तहत इन अनुच्छेदों में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इन अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा। क्लियर। तो इन संशोधनों के लिए 2 और बिल हैं। मतलब देखो, ये तो था पहले केंद्र के लिए, लेकिन अब क्या होता है कि जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा सा अलग नियम है, उसमें भी थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा इसको लागू करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला चलता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, तो उसमें भी बदलाव करने होंगे, है ना। इसके अलावा यूनियन टेरेटरीज के लिए अलग नियम है। ऐसे यूनियन टेरेटरीज जहाँ पर विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो ऐसे में उन दोनों के लिए, तीनों के लिए अलग प्रावधान लाएंगे। ठीक है। तो इसलिए अब अगला क्वेश्चन अब देखिए, तो ये तीनों क्वेश्चन आगे आने वाले सब एक दूसरे से ही इंटरलिंक है और अलग अलग भी है, तो आपको ध्यान से समझना होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन सा बिल लाया गया? तो इनके लिए लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरेटरीज संशोधन बिल 2025। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसको समझ लीजिए, उद्देश्य वही है, ध्यान रहे, उद्देश्य सबका वही है, तीनों का। तो इसमें ये कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में अगर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरेटरीज एक्ट 1963 जो अब तक लागू था, इसके तहत क्या होता था, गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं होता था। लेकिन अब ये प्रावधान जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरेटरी एक्ट 1963 की धारा 45 में अब संशोधन किया जाएगा और उसके बाद इनको भी ला लिया जाएगा रडार में। अब 2 हो गए। अब बचा जम्मू कश्मीर। देखो, यूनियन टेरेटरीज में 3 यूनियन टेरेटरीज हैं जहां पर गवर्नमेंट रहती है, मतलब विधानसभा है तो फिर वहां पर मुख्यमंत्री होंगे और उनकी कैबिनेट होगी, यानी गवर्नमेंट होगी। बाकी में तो पूरी तरीके से केंद्र शासित होता है। तो इन 3 में एक है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली और पुडुचेरी के लिए तो ये दूसरा हो गया। अब जम्मू कश्मीर का केस अलग है, क्योंकि उसमें आर्टिकल 370 पहले हुआ करता था, 2019 में उसे हटाया गया जम्मू कश्मीर अधिनियम पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत।
तो उसमें जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 बनाया गया वो खुद में अपने आप में केवल जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशलाइज्ड है, इसलिए उसके लिए एक अलग बिल लाना पड़ा। तो ये तीसरा बिल हुआ। ठीक है, तो तीसरा बिल अब समझिए। अगस्त 2025 में लोकसभा में आपराधिक आरोपों के कारण जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया? तो इसमें संशोधन किया गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में। क्लियर? ये तीनों क्वेश्चन मैंने अलग अलग इसीलिए बताया है जिससे आप 3 बार क्विज सॉल्व करो, 3 बार पीडीएफ में पढ़ो और तीनों को आप अच्छे से याद कर लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट में ये जो तीसरा बिल हुआ ये जम्मू कश्मीर के लिए हुआ। इसमें ये कहा गया था कि 2019 की 34 धारा के तहत अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ये प्रावधान जोड़ दिया गया है कि अगर जम्मू कश्मीर में भी कोई मुख्यमंत्री हो या उनके कोई मंत्री हो, उन पर आपराधिक केस दर्ज होते हैं और उन पर सजा होती है 5 साल या उससे अधिक की और जेल जाते हैं 30 दिन के लिए, तो 31वें दिन उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, हाँ, आने के बाद दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और समझना है तो कल वाली जो मेरी वीडियो थी पीएम सीएम जाएंगे जेल, उसको आप जा करके देख सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी अलायंस की तरफ से किस उम्मीदवार का नामांकन भरा गया? तो देखो, जो इंडिया अलायंस है इसके द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारा गया है और वो हैं बी सुदर्शन रेड्डी। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सीपी राधाकृष्णन जो हैं ये एनडीए अलायंस के उम्मीदवार हैं। ठीक है ना? तो एनडीए अलायंस के ये हैं और इंडिया अलायंस के ये हैं। तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं और दोनों का नाम आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इनमें से कोई एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का 15वां। ठीक है, 15वां या फिर कहें 17वां। तो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हिसाब से 17वां और व्यक्ति के हिसाब से 15वां उपराष्ट्रपति भारत को मिलेगा चुनाव प्रक्रिया के बाद। तो ये इंडिया अलायंस के, देखिए ये सीपी राधाकृष्णन एनडीए के और ये इंडिया अलायंस के। मैंने आपको इस पर वीडियो भी दी थी, उसमें मैंने बताया था उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कैसे होती है। देखो, जो भी मैं वीडियो आपको देता हूँ ना चैनल पर अवेलेबल रहती है। चैनल पर कुछ इस टाइप के थंबनेल के साथ आपको ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो मिलेगी, इस टाइप के थंबनेल के साथ आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा। मैं इस समय फोकस यही कर रहा हूँ कि केवल यही 2 ही टाइप का आपको वीडियो दूँ, बाकी का इस चैनल पर वीडियो नहीं आता। सेकंड वाले चैनल पर आता है, जो एग्जाम नोटिफिकेशन हुआ या अन्य जो चीज़ें हुई सब्जेक्टिव, वो आपको सेकंड वाले चैनल पर देता हूँ, एमजेटी एसएससीएन रेलवे एग्जाम पर, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो ऐसे थंबनेल वाले हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो होती हैं, इनको आप पहचान लीजिए और आप इनको जाकर के देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर ड्रीम 11 बैन क्यों हुआ, उसके अलावा पीएम सीएम जाएंगे जेल, अपनी ज़मीन से नहीं होने देंगे भारत चीन व्यापार, ये सब आपको अपडेटेड वीडियो मिलेंगी इसमें। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो लेटेस्ट वीडियोज़ मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। खैर, अगर हम लोग बात करें बी सुदर्शन रेड्डी की, तो ये गैर राजनीतिक हस्ती हैं। अभी तक ये राजनीति से नहीं जुड़े थे, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सम्मानित न्यायाधीश ये रह चुके हैं, पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व नामांकित सदस्य ही वोट डालते हैं। चुनाव की प्रक्रिया गोपनीय मतपत्र के द्वारा होती है। ठीक है, और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। समझ में आई बात? आगे 9 सितंबर को चुनाव होगा, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 पास हो गया। इसके कानून बनने के बाद इसका उल्लंघन कर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? ये भी एक बिल लाया गया। एक्चुअली में लास्ट दिन जाते जाते ना, देखो लगभग 31 दिनों तक ये सेशन चला, मानसून सेशन संसद का 3 सेशन होता है, बजट सत्र होता है और मानसून सत्र होता है, फिर लास्ट में होता है विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र। तो ये दूसरा सत्र था मानसून वाला। मानसून वाले सेशन में लास्ट दिन आते आते यहाँ पर लास्ट दिन तक सरकार रुकी रही, उसके बाद लास्ट दिन आके 4 बिल थोप दी धड़ाक से। 4 बिल में ये चौथा बिल था। 3 तो मैंने आपको बताया एक ही उद्देश्य के लिए था कि पीएम सीएम कैसे जा सकते हैं जेल। चौथा ये था ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर के। साथियों, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये पता चला था कि पिछले 1 साल में 45 करोड़ लोगों ने अपना पैसा खोया ऑनलाइन मनी गेमिंग को चलते। 45 करोड़ लोगों ने, सोचो,
देश की आबादी 140-45 करोड़ के आसपास है। उनमें से समझ लो बहुत ज़्यादा करके लगभग 50 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते होंगे। उन 50 करोड़ लोगों में 45 करोड़ लोगों ने अपने पैसे गंवाए। और कितने गंवाए? इन्होंने गंवाए लगभग 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपए गंवाए पिछले 1 सालों में। इसमें बहुत सारे केस हुए, बहुत लोग बैंकरप्ट हो गए, बहुत लोगों पर बहुत ज़्यादा लोन आ गया, बहुत लोगों के पास सुसाइडल केसेस ऐसे आए, बहुत गवर्नमेंट के पास। तो क्राइम की रेट बढ़े। इन सबको देखते हुए सरकार ने कहा कि जो ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप हैं उनको बैन किया जाएगा। अगर कोई ऐसी सर्विस देता है तो उनको 3 साल तक जेल में रखा जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ का जुर्माना भी लिया जाएगा। मैंने इस पर आपको एक वीडियो दी है, ड्रीम 11 बैंड, ठीक है, इसको आप देखिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देगी कि ये बिल क्यों लाया गया और इसके बाद इसकी डिटेलिंग क्या है। खैर, मोटा मोटा आप समझिए कि इसके तहत 3 प्रकार के जो गेमिंग सेगमेंट होते हैं। एक तो होता है ई स्पोर्ट, जो कि आप ऑनलाइन खेलते हो, कोई जैसे आप लूडो खेलते हो तो लूडो आप खुद खेल रहे हो, कोई रिश्तेदार हुआ, कोई दोस्त हुआ, फ्रेंड सर्कल हुआ, उससे ऑनलाइन आकर के खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। जैसे आप चेस खेलते हो ऑनलाइन, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, जैसे आप सुडोकू खेलते हो, जैसे आप फ्री फायर खेलते हो, जब तक आप कुछ ना लो, सब्सक्रिप्शन मॉडल तक चलेगा। जैसे मान लो कि कोई कहता है कि कोई गेमिंग ऐप है और कहता है कि आपके यहाँ चलो जो बीच बीच में ऐड आते हैं ना, तो आप मेरा ये सब्सक्रिप्शन ले लो तो ऐड फ्री हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, आप आराम से खेलो। ये सब चलेगा, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाला होता है कि इतने रुपए लगाओ तो फिर आपका इतना रुपया हो जाएगा, इतने रुपए लगाओगे तो उतना रुपया हो जाएगा, कमा लोगे, ट्रेडिंग कर लोगे, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, ये वाला बैन किया जाएगा। ऑनलाइन सोशल गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया गया है। ये दोनों ओके है, समझ में आई बात? तो इसके तहत सरकार ये भी चाह रही है कि ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा मिले, ई स्पोर्ट को बढ़ावा मिले। अभी सऊदी अरब में एक ओलंपिक भी हुआ है ई स्पोर्ट का, आपने देखा, उन सबको बढ़ावा मिले। लेकिन साथ ही साथ जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है, जो पैसों वाला है, उसको रोकथाम भी लगे। जैसे आप ये सुनते हो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, या आप बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल ऐप सुनते हो ना, ये सब क्या है कि आप इतने रुपए लगाओ तो उसके बाद फिर आपका इतना रुपया हो जाएगा, आप जीत जाओगे, वैसे जाओगे। तो अब तक ये लोग क्या तर्क दे करके बच जाया करते थे? ऐसा नहीं है कि अब तक इन पर आरोप नहीं लगे थे या मामला कोर्ट में नहीं गया था, बहुत गया था। बहुत लोगों को जब नुकसान होता था तो केस करते थे। लेकिन ये लोग इस बात को कह करके बच जाते थे कि ये हमारा जो है ये स्किल बेस्ड गेम है। तो यहाँ पर सरकार ने कह दिया कि मनी गेम हो, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो चांस बेस्ड हो, दोनों ही प्रकार के बैन रहेंगे, ठीक है। तो इस बार मनी गेमिंग बैन होगा पूरी तरीके से। इसमें अब क्या क्या सजा का प्रावधान है इसको समझिए। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई सर्विस देता है ऐसा तो उसे 3 साल का जेल और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। और अगर नियमों का उल्लंघन करता है और विज्ञापन कोई करता है, मतलब प्रमोट करता है, खास करके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं या बाकी लोग होते हैं जो प्रमोट करते हैं, जिनकी वजह से उनकी ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है और इनका व्यापार बढ़ता है, या जो ब्रांड एम्बेसडर हो गए, आपने देखा ना कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, खिलाड़ियों, लगभग सभी खिलाड़ी, ये सब जा करके इन ऐप को प्रमोट कर रहे थे। और इन लोग का यही कंपनियों का सबसे बड़ा ट्रिक होता है कि बड़े बड़े लगभग एक दो को नहीं, सबको बना दो ब्रांड एम्बेसडर। जब सबको बना दोगे तो लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि यार सब तो कर रहे हैं प्रचार, जब प्रचार कर रहे हैं तो हम खेल क्यों नहीं सकते, है ना। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई विज्ञापन भी करता है ना, उस पर भी जुर्माना लिया जाएगा। 2 साल की उसकी कैद होगी, 50 लाख का जुर्माना होगा। इसके अलावा अगर बार बार कोई उल्लंघन करता है तो 5 साल तक जेल में बिठा के रखा जाएगा, जेल की रोटी खिलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन पीएफए अवार्ड में इंग्लैंड फुटबॉल सीजन 2023-2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो पीएफए अवार्ड दिया जाता है हर साल, और इसमें इस बार दिया गया है सबसे बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मोहम्मद सलाह को। मोहम्मद सलाह एक फेमस फुटबॉलर हैं। तो पुरुष वर्ग में ये सबसे बेस्ट प्लेयर चुने गए हैं इस वर्ष के। महिला वर्ग में चुनी गई हैं ये, इनका नाम है कैल डेंटी। तो कैल डेंटी जो है ये महिला वर्ग में पाई हैं, और ये स्मिथ, ठीक है। तो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों याद रखिएगा। खैर, इजिप्ट के हैं ये सलाह, तीसरी बार ये सम्मान पाए हुए हैं। और वहीं महिला वर्ग में कैडेंटी जो हैं ये आर्सेनल के खेलते हुए ये 19 गोल की हुई हैं और ये महिला वर्ग में पाई है, ठीक है। अगला, रूस ने भारत को कच्चे तेल पर कितने प्रतिशत के डिस्काउंट देने की घोषणा की है?
तो देखिए अभी ट्रम्प टैरिफ चल रहा है, ट्रम्प टैरिफ के बीच में भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि रूस से तेल ना खरीदो ना खरीदो। ऐसे में भारत में भी देखो अभी देखा आपने ना, बीच में अजीत डोभाल गए थे रसिया, और अभी एस जयशंकर साहब गए हैं रसिया। तो इन दिनों में जब उधर से ट्रम्प टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, 50% टैरिफ लगाए हैं, ये कह रहे हैं कि इंडिया को प्रेशर देंगे, तो यहाँ पर मुझे पक्का पता है कि अजीत डोभाल गए होंगे या एस जयशंकर गए होंगे और इन्होंने कहा होगा कि देखो साहब, आपकी वजह से इतना टैरिफ हम झेल रहे हैं, इतना हमारे व्यापारियों को नुकसान होने वाला है, तो इसके लिए ऐसा करो, हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो हमको अगर समान दाम पे दोगे सबके बराबर तो फिर मज़ा नहीं आएगा, हमको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें कितना ज़्यादा झेलना पड़ जा रहा है। तो रसिया ने कहा चलो ठीक है, डिमांड तो किए होंगे और ज़्यादा का ही, लेकिन रसिया ने कहा चलो ठीक है 5% तक तो दे देते हैं डिस्काउंट, है ना। तो रसिया ने 5% स्पेशल डिस्काउंट दे दिया इंडिया को कि अगर हमसे कच्चा तेल खरीदते हो तो 5% की लो एक्स्ट्रा छूट। इसके अलावा रसिया ने यह भी ऑफर किया है, अभी कल का बयान आया है रसिया के एक मंत्री का, कि रसिया के इंडिया के जो एक्सटर्नल ट्रेडर हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, खास करके जो अमेरिका वगैरह में वो अपना सामान बेचते थे, टैरिफ की वजह से आगे नहीं बेच पाएंगे या कम बेच पाएंगे, उनका स्वागत है रसिया में, वो रसिया में आकर के अपना माल बेच सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। खैर, ट्रम्प प्रशासन को इससे बड़ा झटका लगा है और वहीं भारत ने ये भी दिखा दिया कि देखो हम तुम्हारे टैरिफ को ठेंगा दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 5% समझ में आया डिस्काउंट। चलिए, आज के टाइम पर चाइना सबसे ज़्यादा रसिया से ऑयल खरीद रहा है, इंडिया दूसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी चाइना पर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, इंडिया पर टैरिफ लगा रहे हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया वालों ने ये नहीं कहा कि ट्रंप ने सीज फायर कराया, बस इसी बात से चिढ़े हुए हैं। खैर, हाल ही में कहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, इस द्वीप पर एक परीक्षण किया गया अग्नि 5 मिसाइल का। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब अग्नि सीरीज का मिसाइल का परीक्षण करना होता है तो व्हीलर द्वीप, या जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, उस पर से परीक्षण होता है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं अपने। तो जब बंगाल की खाड़ी में कोई टारगेट बनाना होता है, लंबे रेंज को टारगेट करना होता है, तो इससे करते हैं। बाकी कोई छोटी रेंज की मिसाइल का परीक्षण करना होता है, क्रूज मिसाइल होती है, तो राजस्थान के पोखरण में या उड़ीसा के ही चांदीपुर आईटीआर रेंज में, इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज में, या लद्दाख में कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अग्नि 5 क्योंकि 5000 से किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल बोले तो कि हम लोग कॉन्टिनेंट को भी दूसरे वाले कॉन्टिनेंट तक भी अपना रेंज बना सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल मतलब कि एक देश से दूसरे देश की तरफ, ऐसे ही इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब कि एशिया महाद्वीप के बाहर भी। तो इसकी जद में आधा अफ्रीका भी आ जाता है। इसके अलावा आप एशिया का भी अधिकांश हिस्सा, मतलब रसिया को तो पूरा कवर नहीं कर सकते, लेकिन एशिया का मैक्सिमम हिस्सा पूरा चाइना वगैरह इसके तहत कवर हो जाता है। अब भारत कहता तो है कि 5000 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन चाइना का या अन्य देशों का, पाकिस्तान वगैरह का मानना यह है कि भारत झूठ बोलता है कि अग्नि 5 की रेंज सिर्फ 5000 या 5500 किलोमीटर रेंज है। एक्चुअल में अग्नि 5 की मिसाइल की रेंज ये 8000 से 9000 किलोमीटर की रेंज की है। अब इस बात को चाइना और पाकिस्तान क्यों कहता है, भारत क्यों नहीं कहता है, भारत क्यों छुपाता है? एक्चुअल में इंटरनेशनल लॉज भी हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है, जिसके तहत बहुत हैवी रेंज का मिसाइल नहीं बनाया जाता है। उस पर मतलब बनाने से फिर सैंक्शंस वगैरह झेलने पड़ जाते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया अगर बनाता है तो उस पर बहुत सारे सैंक्शन लग गए हैं। इस वजह से रेंज कम बताया जाता है, लेकिन ताकत का अंदाज़ा पाकिस्तान और चाइना को बखूबी है कि इंडिया के पास जो ये मिसाइल है इसकी रेंज कहीं अधिक ज़्यादा है। खैर, अग्नि 5 जो सीरीज है ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है, मतलब न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकती है, इंटर कॉन्टिनेंटल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, हैवी बैलिस्टिक्स ले जा सकती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये पेलोड ले जा सकती है अपने साथ। तो परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वारहेड ले जा सकती है। अगला, हाल ही में सरकार ने लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से 97 हल्के लड़ाकू तेजस विमान और 6 उन्नत हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण विमान को प्रस्तावित खरीद को मंजूरी दिया। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 85,000 करोड़ के 97 हल्के लड़ाकू तेजस विमान को मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ा कदम माना गया है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में मिग 21 रिटायर हुआ, मिग 21 और मिग 29 ये रिटायर हो रहे हैं, और ऐसे में भारत में बहुत ज़्यादा कमी है एयरक्राफ्ट की। तो अब भारत एयरक्राफ्ट की कमी तो से जूझ रहा है,
लेकिन भारत इतना एयरक्राफ्ट इतनी जल्दी आएगा कहाँ से? खास करके कि हमें स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा देना है, किसी देश पर डिपेंड भी नहीं होना है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा उथल पुथल मचा है कि कब कौन किसका दोस्त हो जाए, कब कौन किसका दुश्मन हो जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे में भारत ने कहा कि अपना जो खुद का तेजस विमान है, इस तेजस विमान को थोड़ा सा ऐसा किया जाए कि इसी की यूनिट बढ़ाई जाए इंडियन एयरफोर्स में। तो 97 ऐसे हल्के लड़ाकू तेजस विमान को शामिल किया जाएगा। हाँ, कुछ स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए राफेल वगैरह है कि चलो पाकिस्तान पर गए, गोला दाग गए, है ना, कुछ भी करना हो, कोई ऑपरेशन स्पेशल करना हो तो उसके लिए 36 राफेल जो हैं अपने वो है। नेवी ने भी अभी 26 राफेल के लिए डील करी हुई है, तो वो सब काम आएंगे स्पेशल ऑपरेशन में। लेकिन बाकी कामों के लिए, बाकी अपनी यूनिट को मजबूत रखने के लिए तेजस विमान जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो हल्के लड़ाकू विमान हैं और अपना स्वदेशी है, इनको शामिल किया जा रहा है। 85,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। वो बात अलग है कि तेजस विमान में हम लोग इंजन जो यूज़ करते हैं वो अमेरिका है, और अमेरिकी इंजन आने में वो बहुत टाइम भी लगाते हैं, तो अभी ये बनने में काफ़ी साल लग जाएंगे, क्योंकि वो लोग जानबूझ करके बहुत डिले में डिलीवरी करते हैं। इस डील में 6 उन्नत हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण विमान भी, यानी AEWNC विमान भी, जो कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करता है कि पूर्व चेतावनी देता है और कंट्रोल सिस्टम ये करता है, ठीक है। तो इसकी भी मंजूरी दी गई है। तो 67,000 करोड़ रुपए के तो इसमें एयरक्राफ्ट होंगे, और जो ये 6 AEWNC होगा उसके लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो LCA Mark 1A ये लड़ाकू विमान होगा और इसका ये दूसरा ऑर्डर होगा। इससे पहले 83 विमानों के ऑर्डर ऑलरेडी 48,000 करोड़ का कुछ साल पहले ही दिया गया था। क्लियर है? तो यानी अब इससे उम्मीद है कि इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत पूरी होगी, कुछ हद तक पूरी होगी, अभी तो ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। खैर, ये थे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कल का क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, तो अभिषेक बच्चन को। वेनेरा डी मिशन का संबंध किस देश से है? रसिया से है। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है, राजीव गांधी भारत की कौन से में प्रधानमंत्री थे जिनकी 20 अगस्त 2025 को 81वीं जयंती अभी मनाई गई? भारत में UPI की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।